नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जीके और जीएस का 75 प्रश्न का सेट नंबर 1 देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिहार में प्रथम कांग्रेस सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में प्रथम कांग्रेस सरकार का गठन कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1937 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 जुलाई 1937। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में 1952 ईस्वी में कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 ईस्वी। और दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। ठीक है। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री दोस्तों नीतीश कुमार है और राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार राज्य में राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज ब्रिटिश यात्री कौन थे? बिहार में यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, महापाषाण है। महापाषाण क्या है? तो महापाषाण मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मृतकों का प्रागैतिहासिक स्मारक। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, अमृतसर की घटना कब हुआ था? तो 1919 में अमृतसर की घटना हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी को हुआ था। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। तो ऑप्शन सी पहले हो जाएगा, उसके बाद 1919 तो बी हो जाएगा, उसके बाद डी, उसके बाद बी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाणों का अधिकार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो राजगीर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगीर। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुके बाबरी दोस्तों बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व को अंकन मिलता है? तो दोस्तों कन्हेरी शैलीकृत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्हेरी शैलीकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि महाराष्ट्र में पुश्तैनी सर देशमुख थे। सर देशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/10 भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/10 भाग। ठीक है। आगे देखते हैं, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा था। ठीक है। अब दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी
1761 को, 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब दोस्तों कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध अवस्थित है। तो याद रखिएगा कि कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस झील को बिहार का पहला एवं देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया? किस झील को बिहार का पहला एवं देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया? तो कांवड़ झील, जो बेगूसराय जिला में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों वर्तमान में देश भर में 49 रामसर साइट है और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन सा राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तो तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। राइट आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो दोस्तों हंगुल दोस्तों दाची गांव हो जाएगा, इसका हंगुल का दाची गांव हो जाएगा, यानी 1 का 2 हो जाएगा। बाघ टाइगर सुंदरवन। ठीक है, भारतीय लायन हो जाएगा गिरिवन, और राहिनो सेरोस काजीरंगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का हो गया 2, दूसरा का हो गया 3, तो इसी प्रकार ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो शून्यकाल है दोस्तों, और शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं सरकार द्वारा विधि अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत कर दी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगी? ठीक है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगी? तो दोस्तों राष्ट्रपति को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 1935 अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 अधिनियम। अगला प्रश्न है, लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष को समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार का ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एग मार्क क्या है? तो दोस्तों एग मार्क क्या है? तो इसका अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी, तो नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं
दोस्तों एक मार्क क्या है, तो एक मार्क दोस्तों गुणवत्ता गारंटी की एक मुहर जो होता है एक मार्क होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भील है और गोंड जो है दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली बड़ी जनजाति भील है और दूसरी जनजाति गोंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले एवं एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस की लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किस राज्य में, तो केरल राज्य में भारत के अपने तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, तो दोस्तों कौन कौन भाग लेता है, तो राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है और राज्यसभा के लोक निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। लेकिन दोस्तों लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग की वर्गीकरण है। निम्नलिखित में से कौन से वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधारभूत और उपभोक्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है, तो रशीद किदवई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रशीद किदवई। ठीक है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मांग निक्षेप। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं, यानी जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मांग निक्षेप कहा जाता है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर्गत को कहा जाता है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर्गत को कहा जाता है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंतर को, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापार शेष। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 20 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिब्बत के पठार के समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तिब्बत के पठार के समुद्री तल से औसत की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता। भारत में अजंता जो है पर्वतीय श्रेणी के केवल एक ही राज्य में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है और कौन से राज्य में अवस्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने, तो देवेंद्र झाझड़िया, जो जेवलिन थ्रो
खेल से संबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ठीक है, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कलानुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित में सही कलानुक्रम क्या है? तो शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ताशकंद 1966 में, ताशकंद के समझौता 1966 में हुआ था। ठीक है, और फरक्का 1975 में, फरक्का समझौता 1975 में हुआ था। और सोवियत संघ संधि कब हुआ था? तो सोवियत संघ संधि दोस्तों, सोवियत संघ संधि कब हुआ था? तो सोवियत संघ संधि 1971 में हुआ था, 1971 में। ठीक है, यानी शिमला समझौता 1972। ठीक है, ताशकंद समझौता 1966, फरक्का समझौता 1975 में और भारतीय सोवियत संधि 1971 में। ठीक है, तो सबसे पहले 1966 आएगा, उसके बाद 1971, उसके बाद 72, उसके बाद 75। तो पहला नंबर 4 हो गया और अंतिम हो जाएगा 3, 4 और 3 किसमें? तो ऑप्शन ए में है, 4, 2, 1, 3। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लॉस एंजल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरि सी थिलिस्टेट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सी थिलिस्टेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो अनिल मेनन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिल मेनन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिकतम क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद जुड़ जाते हैं, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? और दोस्तों दूसरी तरह से याद रख सकते हैं, मोटा मोटी याद रखिए कि सिर्फ एक तत्व जो है दूसरे तत्व से जाकर मिल जाता है, यानी एक ही तत्व दोस्तों विस्थापित होता है यानी दूसरे का स्थान लेता है, तो विस्थापन हो गया। और द्विविस्थापन यानी डबल विस्थापन होता है, दो तत्व एक दूसरे से स्थान बदलता है। ठीक है, तो इसमें पहला में देखते हैं, तो कॉपर सल्फेट प्लस एफी फेरस को एफीएसओ4 यानी एफी और एसओ4 एक दूसरे का स्थान क्या हो गया? ऐड हो गया और कॉपर हो गया अलग। ठीक है, यानी एक तत्व क्या हो गया? यानी दूसरे का स्थान चेंज हो रहा है, कॉपर के जगह पर एफी आ गया। ठीक है, तो यही हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
और दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो दोस्तों अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है तब उदासीनी अभिक्रिया होता है। ठीक है, जैसे HCl को NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा? उदासीनी अभिक्रिया होगा। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन डी में देखिए अपघटन हो रहा है। ठीक है, CaCO3 को हिट कराएं तो दोस्तों सभी क्या हो गया? अलग अलग हो गया, यानी अपघटन क्या हो गया? बट जाता है, यानी सभी एक क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। तो CaO + CO2 अलग हो गया, यानी एक दूसरे का स्थान लेता है तो विस्थापन हो जाता है, और यदि अलग अलग हो गया तो अपघटन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, इस तरह से आप आज रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित अगला है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। किसमें मिलती है? तो प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में संनेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? भारी मशीनों में संनेहक के रूप में निम्नलिखित में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। दोस्तों कार्बन के अप्रूप होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होता है और फ्लोरीन होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पंज क्या है? दोस्तों स्पंज क्या होता है? तो स्पंज एक जीव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पंज एक जीव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक बीकर में 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए तब, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए तब। तो दोस्तों दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाएगा तब भी, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाएगा तब भी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि के आँखों के रूप में प्रयोग करने वाले प्राणी हैं। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाले प्राणी चमगादड़ है। ऑप्शन भी हो जाएगा चमगादड़। अब दोस्तों चमगादड़ में चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है, और पराश्रव्य तरंगे दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, जो मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती के तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? लैंप की बत्ती की तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न राइबोसोम की संरचना में होती है। राइबोसोम की संरचना होती है RNA प्लस प्रोटीन्स, यानी RNA तथा प्रोटीन्स। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। दोस्तों राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधियाँ प्रभावशाली होती है? अक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिफैम्पिसिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धूलकण। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला तो तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो ठीक है, वायु जो है ध्वनि वेग और दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही हो जाएगा। अगला है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। दोस्तों आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होता है,
अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यही आंसर है, गलत है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो तुलसी, इसका आंसर बी हो जाएगा, तुलसी। ठीक है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो किया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? दोस्तों 8 न्यूटन जो बल लगा रहा है पश्चिम की ओर और 8 न्यूटन पूर्व की ओर लगा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों की ओर बल क्या है? बराबर है, तो बल बराबर है, तो दोस्तों पिंड किसी भी दिशा में नहीं गति करेगी। ठीक है, दोनों ओर बल बराबर है, इसलिए संतुलन है, इसी कारण किसी भी दिशा में गति नहीं करेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कौथन होता है, कौथन क्या होता है? कौथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कौथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सोडियम Na का दोस्तों परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर दोस्तों 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 22। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या 22 है और एटॉमिक नंबर 11 दिया गया है। से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाले पदार्थ क्या है? और दोस्तों एक बीटा उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, सोडियम है, सोडियम यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 11 है। ठीक है, इसके साथ एक बीटा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी एक बीटा का, तो इस ऊपर में क्या होता है? 0 होता है और नीचे 1 होता है। ठीक है, तो यदि इसमें उत्सर्जन होगा तो क्या होगा? यहाँ तो ऊपर में 22 ही रह जाएगा। ठीक है, और नीचे 1 जुड़ जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी 12 किसका है? तो मैग्नीशियम Mg का है, यानी Mg का 12 होता है। ठीक है, तो Mg इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 12 मैग्नीशियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पर 12 है, इसलिए 12 किसका है? Mg का है, तो Mg आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसिक आकर्षण होता है कहलाता है, तो असंजक बल, आकर्षण होता है असंजक बल। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसमें होगी? लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी अधिकतम होगी लाल प्रकाश के लिए। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंत। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ के चिन्हित उपकरण का नाम लिखें। तो पहला नंबर में क्या है दोस्तों? ये वोल्ट का है। ठीक है, और दूसरा क्या है? अमीटर का है। पहला ये वोल्ट का है और दूसरा अमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला वोल्ट मीटर दूसरा अमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। विद्युत धारा से बल्ब का जलना एक ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण का स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आवर्त काल पर होता है 2π√L/g। ठीक है, कह रहा है क्या दोस्तों कि सरल लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाएगा तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोलन काल पर तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें कितनी विद्युत धारा व्यय होगी? दोस्तों विद्युत धारा
विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। विद्युत ऊर्जा व्यय कितनी होगी यानी विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा की खपत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की खपत निकालना है तो पावर गुने समय करेंगे, P गुने T। ठीक है, तो पावर का क्या होता है VI होता है और गुने T। अब दोस्तों VI मालूम है, वोल्टेज मालूम है 220 गुने I कितना मालूम है करंट 0.2। ठीक है, और समय कितना मालूम है 10 मिनट, और 10 मिनट यहाँ पर है तो सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 60 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 नीचे हो जाएगा, 0 0 कट गया। अब इसी को गुना करेंगे 6 दूनी 12 और 12 गुनी 22 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 और 2 शून्य आ जाएगा यानी 26,400 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो 26,400 जूल दोस्तों इसका आंसर दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आगे भी दोस्तों इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।